हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल करियर एग्जाम्स। हम लोग आज पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड, दैट इज फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। यानी अब हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम लोगों का चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक, जो कि 1885 से लेकर के 1907 तक इसका टाइम पीरियड है। यानी इस टाइम की हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, क्योंकि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हो चुका था। और अब जो इंडिया की जितनी भी नेशनल मूवमेंट होंगी वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से होंगी, और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस होगी। ठीक है, ये चीज हम लोग देखेंगे। ये टोटल सिलेबस इस चैप्टर का है। ठीक है, और बाकी आगे क्या है ये चीज आपको हम समझा रहे हैं। वीडियो आपको एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर फॉलो करिए, क्योंकि चैप्टर 1 से लेकर के एंड तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एमसीक्यू भी करा रहा हूँ। अगर आप एक जगह फॉलो करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसमें हम लोगों को क्या देखना है? ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्टैब्लिश हुई तो उसके जो अर्ली मेंबर्स थे वही अर्ली नेशनलिस्ट्स हैं इसमें। ठीक है, और उनके स्ट्रगल के मेथड क्या क्या थे, मतलब वो जो स्ट्रगल करते थे इंडियन फ्रीडम के लिए तो वो किस तरीकों से करते थे, और उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, कौन से पर्पज से, कौन से गोल से को लेकर के वो स्ट्रगल करते थे, ये चीज हमको जाननी है। और इसके बाद कुछ अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में जानना है, कंट्रीब्यूशन के बारे में जानना है। यानी टू कंट्रीब्यूशन, यानी दो से ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, इन 3 लीडर्स को हमको यहाँ पर जानना। इतना सिलेबस है। ठीक, खैर ये जो नीचे हम आपको दिए हैं वो ये दिए हैं कि देखो 1885 में जब से इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड हुई, ठीक है, तब से आपको जब फ्रीडम मिली यानी 1947 तक, ठीक है, उस टाइम तक का जो आपका नेशनल मूवमेंट है उसको 3 पार्ट में या 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। ठीक, जैसे फर्स्ट फेज जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जो आप इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो, वो है 1885 से 1907 तक। उस टाइम के लोग अर्ली नेशनलिस्ट हैं। ठीक, आप जो फोर्थ चैप्टर पढ़ोगे, ठीक, यानी इस सीरीज का सेकंड, वो आपका रहेगा सेकंड फेज। जैसे ये फर्स्ट फेज है, यहाँ पे देखो ये सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है। ठीक है, जो कि आप पढ़ोगे 1905 से 1916 तक। ठीक, समझने के लिए आप यही 1907 से 1916 तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। हालांकि ये काउंसिल का सिलेबस है तो 1905 से है, ये भी एक लिहाज से सही है, वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी आपको केवल इतना समझना है। तो ये सेकंड फेज हो गया। इसके बाद में फिर 1915 से लेकर के और सिंस इंडिपेंडेंस इस टाइम तक आपका जो है वो थर्ड फेज है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? मास फेज कहते हैं। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम इस स्लाइड में चलो उस स्लाइड के पहले यहाँ पर एक चीज है। ये जो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो, ये बुक हमारे पास यहाँ पे है, आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये है आईसीएससी क्वेश्चन बैंक, यहाँ पे ओसवाल गुरुकुल की है, और इसमें सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू, शार्ट, वेरी शार्ट, लॉन्ग, ठीक है, सब तरीके के क्वेश्चंस इसमें हैं। और जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो इसके बाद में जो आपको प्रैक्टिस करना है उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, इसकी खासियत ये है, आप पास करके देख सकते हो। ये सारी चीज इसमें है क्योंकि ये बुक मेरे पास है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ और आपको एमसीक्यू यहाँ से करा रहा हूँ। अगर आप पहले जुड़े तो आपको पता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, ओसवाल वेबसाइट की भी लिंक और अमेजॉन की भी, वहां से आप इसको परचेज कर लो, आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले बेसिक डिफरेंसेस हम देख लेते हैं 3 स्टेजेस में। ठीक है, हमको पढ़ना इस चैप्टर में ये है, लेकिन पहले से कॉन्सेप्ट अगर बना के चलेंगे कि इन तीनों फेजेस में, जो 3 फेजेस हैं, इनमें क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। राइट, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट फेज यानी जो 1885 से 1907 तक का है, इसको हम मॉडरेट फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडरेट फेज भी कहते हैं, इनको लिबरल फेज भी कहते हैं। और जो इसमें इसके जो मेंबर्स हैं उनको मॉडरेटर्स कहेंगे, लिबरल्स कहेंगे। ठीक है, और अर्ली नेशनलिस्ट तो हम उनको कह ही रहे हैं। ठीक, ये सारे उनके जो है बहुत सारी इसमें टर्मिनोलॉजी है जिनको आपको जानना है। इन लोगों ने क्या किया था? प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड इन्होंने अडॉप्ट किया था। मतलब ये कुछ भी करेंगे, अगर ये किसी तरीके का जो है विद्रोह भी कर रहे हैं, मतलब रिवोल्ट भी कर रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही रहेगा। और ये ब्रिटिशर्स के लॉयल थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स के क्या थे? लॉयल थे। और रीजन यही था कि ये आपको पता ही है कि जो कांग्रेस से जुड़े, जब कांग्रेस स्टेब्लिश हुई तो लगभग वही सारे लोग थे
जो कि वर्किंग क्लास थी, एजुकेटेड क्लास थी, जो कि ज्यादातर लोग ब्रिटेन से ही एजुकेटेड होकर के आए थे, तो रीजन था उनके लॉयल रहेंगे क्योंकि उसी तरीके एटमॉस्फेयर में उनकी एजुकेशन हुई थी। क्या करते थे, मेड डिमांड्स इन द फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशंस एंड पिटीशंस, ठीक है, रेजोल्यूशन और पिटीशन के फॉर्म में अपनी डिमांड रखते थे, ठीक है। पिटीशन एक तरीका होता है कि काफी पोलाइट तरीके से अपनी मांगों को रखना, ठीक है। रेजोल्यूशन होता है कि हाँ इन्होंने कुछ मीटिंग करी, वहां से कुछ चीजें निकल करके आई, उसको ब्रिटिशर्स के सामने रखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि ये हमारी डिमांड्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि 3 P's का इस्तेमाल करते हैं। 3 P कौन कौन से, एक P फॉर पिटीशन है, फिर प्रेयर है और प्रोटेस्ट है, ठीक है। पिटीशन, प्रेयर और प्रोटेस्ट। कहीं कहीं पे यहाँ पे प्रोटेस्ट का प्ली लिखा मिलता है, कहा जाता है कि जो है प्रोटेस्ट जो है वो सही वर्ड नहीं है, लेकिन मॉर्निंग स्टार की बुक में प्रोटेस्ट लिखा हुआ है, एवरग्रीन की बुक में प्ली लिखा हुआ है, और भी पब्लिकेशन में जैसा है। तो अब जो है मॉर्निंग स्टार इस समय हमको देखने में आ रहा है कि बोर्ड जैसे वही फॉलो कर रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन वहां से उसमें मिल जाते हैं, तो आप प्रोटेस्ट फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 चीजें वो मेथड में अपने रखते थे। डिडंट वांट टू थ्रू आउट ब्रिटिश रूल, ये नहीं चाहते ब्रिटिशर्स से चले जाए, ऐसा नहीं, ये कोई होम रूल लीग वगैरह की डिमांड करते थे और कुछ जस्टिस की डिमांड करते थे। इनके हिसाब से ये था कि ब्रिटिश यहाँ अगर रहेंगे तो ठीक है। अभी इनके बिलीफ्स में इसको और डिटेल में देखेंगे। इसमें लीडर्स कौन कौन से हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी है, जिनको अभी डिटेल में पढ़ना इन तीनों को है। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, ठीक है, और जस्टिस राणा डे, ये लोग हैं। अच्छा, सेकेंड फेज वालों में क्या चीजें आ गई थी, ये लोग स्वराज चाहते थे सीधा सीधा, ठीक है, और स्वराज वो होम रूल टाइप का था, मतलब जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इन जगहों पे था, जिस तरीके से कि हम लोग अपने अंदर का पूरा रूलिंग हम लोग करेंगे, बाकी ठीक है तुम्हारी कॉलोनी है वो सही बात है, लेकिन रूलिंग हमारी अपनी होगी। तो ये होम रूल था। इनके जो मेथड्स थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे। यहाँ पे ये जो आपको बताना भूल गए हम कि फर्स्ट फेज वालों जैसे मॉडरेट या लिबरल फेज कहते हैं, इस चीज को असर्टिव या रेडिकल फेज कहते हैं, ठीक है, या एक्सट्रीम फेज भी कह लो, इनको ये कहते हैं, ठीक। तो इनके मेथड्स जो होते थे वो एक्सट्रीमिस्ट मीजर वाले होते थे। जैसे ये लोग स्वदेशी पे बात करेंगे, लेकिन ये लोग स्वदेशी एंड बॉयकॉट पे बात करेंगे। मतलब अगर ये लोग कहेंगे फर्स्ट फेज वाले, तो ये खाली इतना ही कहेंगे भाई स्वदेशी चीजों को अपनाओ, यानी इंडिजीनियस गुड्स को आप लोग यूज करो, ठीक है। ये नहीं कहेंगे कि जो है फॉरेन का बाइकआउट करो, लेकिन ये साथ में ये भी कहेंगे फॉरेन का बाइकआउट करो, ठीक। तो ये एक्सट्रीमिस्ट वाले में आ गया। ये वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि स्वदेशी यूज करो, वो ये नहीं कह रहे हैं कि फॉरेन को बाइकआउट करो, स्वदेशी ज्यादा से ज्यादा आप यूज करो। ये हो गया एक मॉडरेट तरीका कहने का। लेकिन ये साफ साफ कह भी रहे हैं कि केवल स्वदेशी यूज ही नहीं करो, फॉरेन को बाइकआउट करो, ये चीज। इसके लीडर्स में जो ट्रायो कहा जाता है, एंग्री यंग मैन वाले, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये सेकंड चैप्टर में हम इन लोगों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर आता है मास फेज, जो थर्ड फेज है वो मास फेज है, ठीक है, जिसको गांधीयन फेज भी बोलते हैं, ठीक। ये पूर्ण स्वराज की बात करते थे, जैसे इस तरीके से होम रूल के लिए पूर्ण स्वराज की बात करते थे, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। इनके मेथड्स में स्ट्राइक्स होते थे, जिनको हड़ताल कहते हैं उर्दू में। नॉन कोऑपरेशन, गांधी जी के मूवमेंट है, आपको पता है, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, 3 मेजर मूवमेंट है, आप आगे इनको पढ़ोगे। गांधी जी का ये चलाया मूवमेंट सत्याग्रह, ठीक। तो नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस यहाँ पे लिखा ही है, ठीक। ये सब इनके उसमें थे। इसमें कौन कौन से थे, गांधी जी थे, टैगोर थे, पटेल, नेहरू, विनोबा भावे, ये सारे लीडर इसमें थे। तो ये हो गया एक बेसिक डिफरेंस तीनों में क्या था। होप आपको समझ में आया होगा। और मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड पे आपको कमेंट चाहता हूँ, ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ ये चीज आपको कैसी लगी, क्योंकि ये मैंने थोड़ा अलग करके आपको दिया है। चलो आगे देखते हैं। तो अब हम लोग, चूंकि अब हम लोगों को मिला के इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, ठीक है, आगे चीजें आगे चैप्टर डिटेल पढ़ेंगे। तो ये बिलीफ वर्ड जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है। मतलब अगर आप यहाँ पे सिलेबस देखो तो ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स है, बिलीफ्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि ये चीज जानने के बाद में आप ये जान जाओगे कि आखिर इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और इनके मेथड्स क्या होंगे। भाई इनका सोचना विचारना क्या है, जैसे कोई एक्स पर्सन है, ठीक है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी बिलीफ्स क्या है, इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसी हरकतें करेगा, वो क्या मान रहा है तो कैसी हरकतें करेगा। तो इनका मानना क्या है, तो इनका मानना ये कि दे हैड फेथ इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। जस्टिस एंड फेयर प्ले वाली बात आपने, मतलब ये सेम वर्ड आपने पढ़ा था इल्बर्ट बिल में, कि जब इल्बर्ट बिल का अंग्रेजों ने अपोज किया तब इंडियंस को लगने लगा कि ब्रिटिशर्स जो है वो तभी तक जस्टिस में बिलीव करते हैं जब तक उनका फायदा है, ठीक है। तो वहां पे आपने जस्टिस एंड फेयर प्ले वाली बात सुनी थी। तो इनका क्या था, अर्ली नेशनलिस्ट जो थे ये ब्रिटिशर्स के जो है सेंस ऑफ जस्टिस और फेयर प्ले में बिलीव करते थे। इनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स जो करेंगे सही करेंगे।
इट वॉज देयर होप ब्रिटिश वुड ग्रांट होम रूल, और ऐसी इनकी उम्मीद थी कि ब्रिटिशर जो है इनको होम रूल जो है ग्रांट कर देंगे इंडियंस को, और दे रिलाइड ऑन दी सोलेम प्लेजेस मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटिश गवर्नमेंट वादे पे वादे करती थी, जैसे चुनावी नारे होते हैं इलेक्शन टाइम पे, ठीक है, बहुत सारे प्लेजेस किए जाते हैं ऐसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लेस करती थी कि हम ऐसा करेंगे, उस पर ये विश्वास करते थे, रिलाई करते थे कि हाँ ऐसा करेगी, ये इनका था। दे बिलीव दैट ब्रिटिश रूल हैड मेनी बेनिफिट्स, इनका मानना था कि ब्रिटिश के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे इन्होंने बहुत सारे सोशल इविल्स यहाँ से हटा दिए, सती सिस्टम हटाया, अनटचेबिलिटी हटाया, बहुत सारी और सोशल इविल्स हटाई, तो इस तरीके से, और जैसे एजुकेशन यहाँ पे लेकर के आए, इंडिया का जो है या रेलवे लेकर के आए, टेलीग्राफ लेकर के आए, मतलब ये एक उस साइड को देखते थे जहां पे इनको ये दिखता था कि इंडियंस को बेनिफिट्स है, वो चीजें नहीं देखते थे जैसे दादा भाई नौरोजी ने देखा, और उन्होंने उसमें क्या रखा कि हाँ जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ, वो चीज ये नहीं देखते थे। इसके अलावा दे सेड दैट द मेन ऑब्स्टेकल इन इंडियाज प्रोग्रेस वाज सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ये ध्यान देने वाली बात है। देखो एक सेकेंड, इन लोगों का ये मानना था कि इंडिया की जो बैकवर्डनेस है, उसका रीजन ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल नहीं है, वो ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया बैकवर्ड नहीं है। इंडिया के बैकवर्डनेस का रीजन क्या है, इंडियंस खुद ही, यानी उनकी जो सोशल और इकोनॉमिक, ऐसे समझो कि इनका ये मानना था कि इंडिया की प्रोग्रेस में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है, उसकी वजह क्या है, इंडिया की जो सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है वो है, उसका रीजन इसे मानते थे। वो ये नहीं मानते थे कि इंडिया की जो प्रोग्रेस में, इंडिया के डेवलपमेंट में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो रुकावटें हैं, उसका रीजन जो है वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है, ब्रिटिश की पॉलिसी इस तरीके से, उनकी रेवेन्यू पॉलिसी ऐसी है, उनकी मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी है, वो ऐसे ऐसे रूल्स लेकर के आ रहे हैं जिससे कि इंडिया डेवलप नहीं कर पा रहा है, इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, ऐसा मानने तैयार नहीं थे। उनका ये जो मानना था कि इंडिया अगर प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है तो इंडिया अपनी ही सोशल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से है, इतनी सोशल इविल्स हैं, उसके इस तरीके से इकोनॉमिक कॉजेस हैं जिससे वो जो है प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। अब खुद सोचो, इनके बिलीफ्स ये हैं, यानी ये अगर ओवरऑल देखो तो ये मानने को तैयार हैं कि ब्रिटिशर सही है, इंडियंस गलत है, ऐसा ये मानने को तैयार है। तो ये कैसे क्या मांग रखेंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे और किस तरीके से इनका चीज होगा, वो चीज हमको देखना है। तो सबसे पहले डिमांड्स इनके क्या थे, डिमांड कह लो या ऑब्जेक्टिव कह लो, ठीक है, दोनों सेम चीज, जैसे आपके सिलेबस में लिखा है डिमांड, ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे कह लो, नहीं सिलेबस में ऑब्जेक्टिव लिखा है तो आप उसको डिमांड्स भी कह सकते हो। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या क्या चाहते थे, तो ये पहली चीज ये चाहते थे कि जो इंडिया काउंसिल है, आपको पता है इंडिया काउंसिल बनी थी 1858 में, ठीक है, जस्ट फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद में। तो इनका कहना था कि इंडिया काउंसिल को आप हटा दो, उसका एबोलिशन कर दो, ठीक, पहली चीज हो गई। दूसरा इनका कहना था कि जो बाद में ये लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनी थी, ठीक, ये अब भी है, स्टेट में जो है इसको विधान परिषद कहते हैं और इसको जो है कहते हैं विधानसभा। अब यहाँ पे बोथ सेंटर एंड इन द प्रोविंस, जब अगर सेंट्रल प्रोविंस की बात करोगे तो ये चीज अब राज्यसभा हो गई और ये चीज हो गई लोकसभा, सेंट्रल लेवल पे ये चीज है अब प्रेजेंट टाइम में। तो इनका ये कहना था कि चूंकि रूलिंग इसी से हो रही है, सेंटर पे कौन कौन है, राज्यसभा और लोकसभा, मतलब उस टाइम पे लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, और वही चीज प्रोविंसेस में भी है, तो उनका एक्सपेंशन करो, उनको और ज्यादा बढ़ाओ, उसमें और मेंबर लेकर के आओ, उनके पावर्स बढ़ाओ, ये इनकी मांग थी। अच्छा, ये इंडिया काउंसिल क्यों हटाना था, क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का हिस्सा थी, इसलिए क्योंकि ये वहां से गवर्न होती थी। अब चूंकि इनको यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को का इंडियनाइजेशन करना था, इसलिए इनकी ये चीज कहनी थी, ठीक, मतलब ये चीज भी समझो कि ऐसा ये क्यों मांग रहे थे। दूसरा था इंक्रीज इन द मेंबरशिप ऑफ इंडियंस बाय इंक्लूडिंग सम मेंबर्स बाय लोकल बॉडीज लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज। ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं जो है जो ये काउंसिल्स हैं, ठीक, ये थोड़ा बड़े लेवल पे हों, इनमें लोकल बॉडीज भी इंक्लूड हो। अब लोकल बॉडीज में यूनिवर्सिटीज से लोग आए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आए, इन सब, यानी पूरी तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन हो जाए पूरी इंडिया का, उसमें रिप्रेजेंटेशन हो जाए, इसलिए ये इंडियंस की मेंबरशिप बढ़वाना चाहते थे उसमें। और मेंबरशिप कहाँ के लोगों से बढ़े, लोकल लोगों से बढ़े, या लोकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां के लोगों से बढ़े, जिससे सभी तरह के लोगों की जो ग्रीवेंसेज हैं, जो उनके थॉट्स हैं, वो वहां पे आ सके, राइट। दे डिमांडेड इंडियन कंट्रोल ओवर द पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स वो चीज है ना, पर्स जैसे तुम्हारी अपनी पॉकेट की पर्स होती है, वही चीज समझ लो, इसको सीधे सीधे वही पर्स समझ लो कि जिसमें पैसा आना है और पैसा जाना है, ठीक। तो इस पे इंडियन कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये इंडिया का बजट है,
तो इस पे इंडियन कंट्रोल होना चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, इस पे इंडियन का कंट्रोल हो। एंड रेज द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये जो है ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन जो हुई थी, ठीक है, 1775 में अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुई थी। 1776 को 4 जुलाई 1776 को अमेरिका जो है वो फ्री हुआ था, आजाद हुआ था। तो अमेरिकन का ये स्लोगन था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ठीक, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये उनका था। वही स्लोगन यहाँ पे लेके आए थे। अब आप थोड़ा रिलेट करो, हम हिस्ट्री जब आपको पढ़ाते तो ये कहते रिलेट करो, रिलेट करो तो पीछे जाओ, जब आप ये पढ़ रहे थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो थी, वेस्टर्न एजुकेशन वो किस तरीके से ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में हेल्प करी, ठीक। और रिलेट कर लो तो ये बताओ कि वेस्टर्न एजुकेशन किस तरीके से जो रिवोल्ट राइज हुआ था उसमें से किस तरीके से रोल था। तो वहां पे आप देखो जब वेस्टर्न एजुकेशन जब राइज करी तो वहां पे जो है कलकत्ता में मदरसा, बनारस कलकत्ता मदरसा में जो है इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुई, बनारस संस्कृत कॉलेज में इंग्लिश इंट्रोड्यूस हुई। लोगों ने ये समझा कि उनको क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जा रही, पंडित और मौलवी दोनों भड़क गए, ये अगेंस्ट में गया। फेवर में क्या गया, ये गया कि जब लोगों ने इंग्लिश जानी तो वो वर्ल्ड की और बहुत सारी रिवॉल्यूशंस के कांटेक्ट में आए। तो ये चीज जो रिवॉल्यूशन का कांटेक्ट, उसके कांटेक्ट में आए, वहीं से चीज देखो कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन को उन्होंने पढ़ा और वहां से ये चीज लेकर के आगे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये स्लोगन लेकर के उन्होंने कहा पब्लिक पर्स पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि टैक्स हम लोग दे रहे हैं और जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो उससे जो वेलफेयर स्कीम्स है वो हमारे लिए होनी चाहिए। और ये कब होगी, जब इस पर हमारा कंट्रोल होगा, हम भी देखेंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। दे मेड अ डिमांड फॉर स्वराज। स्वराज, स्व माने सेल्फ, अपना, और राज्य माने गवर्नेंस से गवर्नमेंट। तो सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करी, और कैसी, विथ इन द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब हम ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में ही हैं, हम एक सॉवरेन स्टेट नहीं चाहते हैं लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट जरूर चाहते हैं। और कैसी, उस तरह कुछ एग्जांपल्स थे, जैसे उस समय कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी लेकिन वहां पे सेल्फ गवर्नमेंट थी। तो यहाँ के लोग कहते थे ऐसा करो, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे हमें भी सेल्फ गवर्नमेंट दे दो, ठीक, ये एक इनकी डिमांड थी। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय एंड दोज ऑफ द गवर्नर्स। सेंटर पे कौन होगा, वायसराय है, और स्टेट में कौन है, गवर्नर्स हैं। तो गवर्नर्स के भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और वायसराय की भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक। ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स हैं, ठीक। एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। इन्होंने कहा इंडिया काउंसिल खत्म कर दो, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में उसका एक्सपेंशन करो, उनमें लोकल बॉडीज के थ्रू इंडियन मेंबरशिप को इंक्रीज कराओ, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लोग आए, यूनिवर्सिटीज से लोग आए। इन्होंने कहा पब्लिक पर्स पे इंडियन का कंट्रोल करो, ठीक है। और अगर नहीं करोगे तो सीधी सी बात है, यानी अगर हमको वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, कंट्रोल का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो हम लोग टैक्स नहीं दे पाएंगे, ठीक। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को स्वराज दे रखा है अपने ही अंपायर में, उसी तरीके से हमको भी स्वराज दे दो। अंपायर तुम्हारा ही है, तुम्हारे अंपायर में है, लेकिन हमको स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, ठीक। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो वायसराय सेंट्रल लेवल पे हैं उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसके अलावा जो आपके प्रोविंसेज में जो गवर्नर्स आपने रखे हैं उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स है उसमें हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट आप जो लॉ बनाते हो हम लोगों के ऊपर ही लागू होता है, तो लॉ मेकिंग बॉडीज में या उसको एग्जीक्यूट करने वाली बॉडीज में हम लोग भी होने चाहिए, ठीक। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स थी, ये इसमें कुछ ये नहीं था कि हाँ नहीं सब हमको दे दो, ऐसा अभी तक नहीं है इसमें, ठीक। ये भी आप समझ रहे हो। चलो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इन्होंने क्या क्या, इकोनॉमिक आप समझ ही रहे हो कि मनी से रिलेटेड, उसमें इन्होंने क्या क्या कहा। इन्होंने कहा कि ऐसा करो, सबसे पहले जो लैंड रेवेन्यूज आपने बहुत ज्यादा बढ़ा रखे, जैसे जब तक बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ और बंगाल की रेवेन्यूज ब्रिटेन के हाथ में आए तो सीधे उन्होंने रेवेन्यूज डबल कर दिए, यानी जितना वहां पे जो बंगाल के जो एम्परर हुआ करते थे वो जितना रेवेन्यू वहां से लेते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे, उसका डबल सीधे लेने लगे। तो इन्होंने ये डिमांड करी कि ऐसा करो कि लैंड रेवेन्यूज को रिड्यूस करो सबसे पहले। इसके अलावा पीजेंट्स के भी कुछ राइट्स होने चाहिए और उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आप जैसा चाहो उस तरीके से पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करो, उनके राइट्स आप डिसाइड करो और उनके राइट्स का प्रोटेक्शन करो। पहली चीज ये हो गई। दूसरा ये है कि जिस तरीके से फेमाइंस आ रही है, ठीक है, जैसे लॉर्ड लिटन का टाइम आपने पीछे पढ़ा ही, लॉर्ड लिटन के टाइम पे किस तरीके से फेमाइन आई, ठीक है, दिल्ली दरबार के टाइम पे, और वो कुछ नहीं कर पाया। तो जो फेमाइंस हो रही है या जो यहाँ पे पावर्टी बढ़ रही है इंडिया में तुम्हारे ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से, उसमें एक इंक्वायरी बिठाओ और
रीजन उसमें सर्च करो कि आखिर इसका रीजन क्या है और उसके लिए आप काम करो, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म करो। इसके अलावा जो आर्मी में आप बेवजह एक्सपेंडिचर कर रहे हो, फर्जी खर्चे जो आर्मी में बढ़ा रहे हो, ठीक, अब वो खर्चा क्यों बढ़ा रहे थे? अब अफगान वार आपको याद होगा, ठीक है, रसिया को रोकने के लिए फर्जी में अफगान से जाकर के लोग भिड़ गए थे, ठीक। तो ये चीज है कि आप बेवजह जो लोगों से लड़ाई करने के लिए आप जो आर्मी पे खर्चे कर रहे हो, उस खर्चे को रिड्यूस करके आप लोग हेल्थ पे, वेलफेयर एक्टिविटीज पे, एजुकेशन पे, इन सब जगह पे पैसा खर्च करो, पब्लिक का पैसा, ठीक। इसके अलावा किसानों को सस्ता क्रेडिट दो, ठीक है, यानी पीजेंट्स के लिए चीप क्रेडिट अवेलेबल हो, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में भी चल रहा है। ये सब चीजें, बैंकिंग का डेवलपमेंट करो, इरिगेशन का डेवलपमेंट करो, मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज का, ये सब वेलफेयर एक्टिविटीज में आएंगी, ये सब बढ़ाओ, ये सब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आएंगे। इसके अलावा जो पूरी तरीके से आपने इंडिया का ट्रेड जो एकदम खत्म कर रखा है, उस ट्रेड को प्रोटेक्शन दो और इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया में, इंडिजीनियस इंडस्ट्रियल ग्रोथ कराइए। साल्ट टैक्स जो है उसका आप एबोलिशन करो, शुगर पे ड्यूटी जो है वो कम करो, वो खत्म करो, यानी एबोलिशन ऑफ साल्ट टैक्स एंड ड्यूटी ऑन शुगर। ये सब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की मांग करी गई थी। इसके अलावा देखो, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठो और नोट्स भी बनाते रहो, आपकी खुद की बनाई नोट्स आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अच्छा, तो हम लोगों ने कौन कौन से रिफॉर्म देख लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिफॉर्म करने हैं और इकोनॉमिकली क्या रिफॉर्म करने हैं। अब हम लोग देख रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या रिफॉर्म ये लोग मांग रहे थे। तो इन्होंने कहा जो सिविल सर्विसेज हैं आप करवा रहे हो, उसका आप इंडियनाइजेशन करो। उस टाइम तक क्या होता था कि सिविल सर्विसेज जो हैं उसके एग्जाम्स जो हैं वो ब्रिटेन में ही ऑर्गेनाइज होते थे। इन्होंने कहा कि ब्रिटेन में आप कराओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको इंडिया में भी कराओ, जिससे इंडियन लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो ये चीज हुई कि उसका इंडियनाइजेशन करो। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई आप एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग अलग कर दो, ठीक। जैसे इस टाइम आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी अलग अलग है, 3 बॉडीज हैं, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है, ठीक। आप लोग उसमें पढ़ोगे जब हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स। तो उस समय अलग नहीं थी, एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी एक ही थी। तो इन्होंने कहा इसको अलग करो। अच्छा, आप कहोगे क्यों अलग करने कह रहे थे? इसलिए कह रहे थे कि जब ये अलग अलग हो जाएगी तब जुडिशियरी पे एग्जीक्यूटिव को कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, ये उस समय पे तब जाकर के एक इम्पार्शियल जस्टिस कर सकेगी, और तब हम लोग जो है एक आर्बिट्रेरी एक्ट जो है पुलिस के और जो ब्यूरोक्रेसी के जो है, इन सब चीजों से हम बच पाएंगे, जुडिशियरी हमको बचाएगी। जब तक जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है तब तक ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसे समझो, मान लो अगर जो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्ट है, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो आपके मान लो वो डीएम के अंडर में आ जाए, या मान लो एसपी के, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंडर में आ जाए, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अगर आपके खिलाफ कुछ गलत करेगा, ठीक, तो क्या आपको यहाँ से जस्टिस मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये इसके अंडर में ही है, तो नहीं मिल पाएगी, जस्टिस ही नहीं मिल पाएगी। और इसको अलग अलग कर दिया जाए, ये अपना काम करने के लिए फ्री है, अपना काम करने के लिए फ्री है, तो ये अगर आपके साथ गलत करेंगे तो आप यहाँ आके जस्टिस ले सकते हो, ये चीज। और इन्होंने कहा ऐसा करो कि आप लोकल बॉडीज की पावर बढ़ाओ, ठीक है, और उनपे जो आपने बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है उसको आप कम करो, लोकल बॉडीज को बढ़ाओ और डिसेंट्रलाइजेशन करिए। आपको पता है कि आर्म्स एक्ट 1778 में, लाइसेंस एक्ट, यानी लगभग सेम चीजें हैं, ये जो आई थी उसको आप हटाइए और इंडियंस को आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए। इसके अलावा हायर पोस्ट पे भी उनको अपॉइंट करिए। पुलिस सिस्टम को आप सही करिए, क्योंकि आपका पुलिस सिस्टम बहुत बेहुदा है, राइट। तो ये हुए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के डिमांड्स, ठीक। और सिविल राइट्स के डिफेंस के लिए भी इन्होंने बात की, कम से कम जो इस समय जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं वही उस समय के, उसको आप सिविल राइट्स कह लो, वही सिविल राइट्स की बात हुई, जिसमें इन्होंने कहा कि जो बहुत सारे आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा करके रखे हैं, जैसे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे आपने जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उनको आप हटाओ, क्योंकि वो सिविल राइट्स में आते हैं। लोगों को प्रेस की फ्रीडम होनी चाहिए, अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो वो एक्सप्रेस कर सके, ठीक। आप उस पर रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, ये डिमांड किया गया। इसके बाद इन्होंने कहा जो आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आपने लगा रखे हैं, ठीक है, उसको आप हटाओ। इसके अलावा जो इंडिविजुअल लिबर्टीज है उसको रेस्टोर करके रखिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट होता है जैसे किसी को नजरबंद कर देना, ठीक है, पहले से ही। जैसे मान लो कोई एक अच्छी बात कह रहा है और लग रहा है कि उसे पब्लिक मोबिलाइज हो जाएगी, तो उस व्यक्ति को पकड़ के बंद कर दो। ये चीज अभी भी होती है, डिटेंशन अभी भी होता है, ठीक है। जैसे अब कोई जरूरी नहीं कि वो अच्छी ही कह रहा हो या गलत ही कह रहा हो, हम ये नहीं कह रहे। अभी जैसे हम एग्जांपल देने जा रहे हैं तो आप उसका ये लॉजिक ना निकाल लेना कि नहीं सर इसका मतलब वो अच्छा कह रहे थे, ऐसे नहीं।
जो कश्मीर का वो थी आर्टिकल 370 जो वहां से हटाया गया था, तो महबूबा मुफ्ती वगैरह को क्या कर दिया गया, उनको डिटेंशन में रखा गया था। ठीक, क्योंकि वहां पे एक भड़काऊ भाषण ना दे सके, ठीक है, ऐसी स्पीच ना, हेटेड स्पीच ना कर सके वहां पे। रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट टू असेंबल एंड टू फॉर्म एसोसिएशन, ये सब इस समय आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उस समय नहीं थे, और नहीं थे इसीलिए फ्रीडम के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे थे कि हम लोग एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, हम लोग असेंबल नहीं हो सकते थे, तो ये सब कर सके, इसकी भी इन लोगों ने मांग रखी। ठीक, रिवाइज करने की जरूरत है, बहुत जल्दी में एक बार कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स में हम लोगों ने देख लिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में लोगों ने क्या क्या देखा कि पीजेंट्स के राइट का प्रोटेक्शन करो, लैंड रेवेन्यूज को कम करो, जो यहाँ पे पॉवर्टी ग्रो हो रही है, फेमाइंस आ रही है, उसके लिए आपको एक वेल प्लान बनाओ, अभी तक जो हुआ है उसके इंक्वायरी करो जिससे एक अच्छा प्लान बन सके। और जो आर्मी पे आप फर्जी में खर्चे कर रहे हो वो खर्चे बचा करके आप हेल्थ पे, वेलफेयर एक्टिविटीज पे, एजुकेशन जैसी अच्छी जगहों पे उसको खर्च करो। चीप क्रेडिट दो पीजेंट्स को जिससे पीजेंट्री यहाँ पे ग्रो हो सके, यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उनको आप ग्रो कराओ, यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज जैसे बैंकिंग है, इरिगेशन है, इन सब चीजों को बढ़ाओ, साल्ट पे जो साल्ट टैक्स है, जो शुगर पे ड्यूटी, इन सबको कम करो। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में ये हुआ कि सबसे पहले तो आप भाई एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग कर दो जिससे कि हमको न्याय मिल सके, हमारे साथ जो आर्बिट्रेरी एक्ट्स हो रहे हैं वो ना हो। सिविल सर्विस का इंडियनाइजेशन कर दो। ठीक है, लोकल बॉडीज को आप पावर दीजिए, जो आपके बहुत सारे एक्ट्स हैं जैसे आर्म लाइसेंस एक्ट, इनको आप हटाइए, पुलिस सिस्टम को आप सही करिए। ठीक है, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हाई ग्रेड पर भेजिए अगर वो उसके योग्य हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ एलिजिबिलिटी उनके अंदर है फिर भी आप उनको नीचे रोक के रखे हुए हो। डिफेंस राइट में ये हुआ कि जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप रेस्टोर करो। ठीक, बस इतना है। अब हमको 3 लीडर्स के बारे में पढ़ना। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के बारे में। इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा इमेज देकर के पूछ लेते हैं। अभी एक है तो आप जान जाओगे, लेकिन हर चैप्टर में लगभग आपको 3-4 इमेजेस हैं, तो कुल मिलाकर आपके पास 15 इमेज 10 या 15 इमेज आप मान के चलो जिनको आपको पहचान के रखना है। तो यहाँ पे एक इमेज हमने लगाया, इसके बाद गूगल कर लो, अलग अलग एंगल से भी इनको देख लो, इनको पहचानो कि दादा भाई नौरोजी, इन्हीं को द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, टाइम पीरियड आपको याद नहीं रखना है, बस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में जानो कि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 3 टाइम में कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। आपको ये टाइम याद रखना है, बाकी आपको याद भी नहीं रखना। हाँ, टाइम ये भी याद रखना है क्योंकि आपको 2 सेशन कांग्रेस से याद रखने थे सेकंड चैप्टर में, तो उसमें सेकंड सेशन यही है 1886 का, 1885 फर्स्ट सेशन था, तो सेकंड प्रेसिडेंट कांग्रेस के ये रहे हैं। तो ये भी चीज आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इनके ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन से थे? एक तो उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये नाम आप पढ़ चुके हो, ठीक है, पिछले चैप्टर में 1866 में इसका फाउंडेशन किया। इसके अलावा लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में, और ये फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इतने ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़े हुए थे। इन्होंने कुछ लिटरेरी वर्क्स भी इनके, कुछ किताबें लिखी, कुछ मैगजीन्स भी इनकी हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक का नाम है। इसी में इन्होंने ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी रखी थी। इन्होंने एक मैगजीन इनकी है धर्म मार्गदर्शक, ये सब आपको ध्यान रखना है, धर्म मार्गदर्शक, दादा भाई नौरोजी, ये इनकी बुक है। डी से दादा है, डी से धर्म है। इसके अलावा इन्होंने एक पर्शियन लैंग्वेज में रोस्ट गोफ्तार नाम से एक न्यूज़पेपर भी एडिट किया था। और इनके बारे में जान लेते हैं। इनको इंडिया का अनऑफिशियल एम्बेसडर कहा जाता है, और एज अ इंडियन अनऑफिशियल एम्बेसडर इन्होंने क्या क्या किया, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, या कह सकते हो जो ब्रिटिश संसद थी उसमें, उसके पहले ऐसे व्यक्ति थे जो उसके मेंबर बने थे, पहले इंडियन। ठीक, इसके अलावा ये क्या करते थे, इंडियंस की ग्रीवेंसेज होती थी, यहाँ की जो शिकायतें होती थी वो ब्रिटेन में जाके पब्लिसाइज करते थे। ठीक, जिससे कि ब्रिटेन पब्लिक जो है वो इंडिया के फेवर में आए। 3 टाइम में कांग्रेस में रहे, यही कांग्रेस में उनका रोल है। सेकंड प्रेसिडेंट रहे 1886 में, 1893 में रहे हैं, और 1906 भी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जब आखिरी बार यहाँ पे रहे हैं। इसके बाद 1907 में सूरत स्प्लिट हो गई है, तो उस टाइम पे इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करी थी। बायकाट और स्वदेशी उस टाइम पे आ गया था, और नेशनल एजुकेशन की डिमांड हो रही थी। अब यहाँ पे एक चीज आप देखोगे, ये ट्रांजिशनल पीरियड था उस समय कांग्रेस का, तो ये भी एक तरीके से दादा भाई नौरोजी जी भी ट्रांजिशनल जोन में आ गए थे, क्योंकि जनरली ये अर्ली नेशनलिस्ट थे, तो इनके लिस्ट में स्वदेशी था, बाइकॉट नहीं था। लेकिन उस टाइम में ट्रांजिशनल उसमें चल रहे थे, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो एक्सट्रीमिस्ट फेवर था, सेकंड जो रेडिकल वाला था, उन लोगों का इम्पैक्ट ज्यादा था, तो इन्होंने बाइकॉट की भी डिमांड करी थी। ये चीज आप समझो। एक्सपोर्ट द इकोनॉमिक हिल्स ऑफ इंडिया, यानी अपनी जो इन्होंने बुक लिखी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, उसमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी की बात करी। अगर आप लोग पहले से हमको फॉलो कर रहे हो तो आपको अच्छे से ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी पता, इसीलिए हम कहते हैं कि बेटा वीडियो मेरा कोई भी मिस ना करो,
ऑल पे नोटिफिकेशन कर लो। भले अभी रेगुलर वीडियो नहीं आ रही, लेकिन जो भी आ रही है और नहीं आ रही उसका रीजन है रीच। आप लोग जब आओगे वीडियो पे, ठीक है, तो हम रेगुलर आएंगे। जब आप लोग भी नहीं आते तो ऐसे हम भी नहीं आते। ऐसे समझो जैसे अभी वीडियो की रीच अच्छी जाएगी, हमको लगेगा नहीं जल्दी अगली वीडियो जल्दी बनानी चाहिए, तो ये चीजें होने लगती है। और जब आप लोग नहीं आते हमको लगता है अभी बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो चलो जब पढ़ेंगे तब बनाएंगे। तो ये चीज मतलब आपको भी कोऑपरेट करना है। फिलहाल यहाँ पे था ड्रेन ऑफ वेल्थ में ये था कि जैसे स्टार्टिंग में जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो अपने वहां से गोल्ड लेकर के आते थे, फिर यहाँ ट्रेड करते थे। फिर धीरे धीरे जब यहाँ ये बैटल ऑफ प्लासी बक्सर के बाद यहीं के होके रह गए, तो यहीं से रेवेन्यू उठाते थे और फिर उसी से यहाँ ट्रेड करते थे। और फिर वहां से जो पैसा बचता था वो ब्रिटेन लेकर के जाते थे। सैलरीज के रूप में पैसा वहां जाता था, ट्रेड में जो बचा वो जाता ही था। इसके अलावा बहुत सारे गिफ्ट्स के फॉर्म में पैसा जाता था, हर तरीके से केवल ब्रिटेन में जाता था, ठीक। और बहुत सारी ड्यूटीज वो अपने अपने फेवर में ड्यूटीज बहुत सारी खत्म कर देते थे, तो वो टैक्सेस से बच जाता था। तो हर तरीके से पैसा केवल ब्रिटेन को जाता था। दोनों तरफ से ट्रेड में पैसा वहां से आता कुछ नहीं था। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ था, यानी केवल मनी जा रहा है, ठीक। अब आ जाओ गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ लेते हैं। इनको महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है। रीजन बिहाइंड इट कि इन्होंने ही महात्मा गांधी को पॉलिटिक्स में आने के लिए एक तरीके से मतलब उनकी वजह से, इन्हीं की वजह से महात्मा गांधी यहाँ मतलब पॉलिटिक्स में आए, ठीक है, ऐसे कह लो। 1905 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, याद करना आसान है। आप यहाँ पे देखो 1906 में दादा भाई नौरोजी रहे, उसके एक साल ठीक पहले ये रहे। इनका ऑर्गेनाइजेशन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, याद रखना। एक है सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी, वो लाला लाजपत राय का है। इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले का है। ये ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे हैं। इनका जो लिटरेरी वर्क है वो पूना सार्वजनिक सभा, एक क्वार्टरली जर्नल था, 15 डेज पे पब्लिश होने वाली एक मैगजीन थी, ठीक। पूना सार्वजनिक सभा, पूना के महाराष्ट्र के ये है, मुंबई के, सॉरी महाराष्ट्र के नहीं। परसुएटेड द ब्रिटिश फॉर रिफॉर्म्स, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स से रिफॉर्म के लिए इन्होंने काम किया। और किस पे, एक्सपेंडिचर पे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे, टैक्स पे। इसके अलावा जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, पार्लियामेंट रिफॉर्म हुआ, तो उस सब जगह पे एज अ प्रोटेस्टर थे, ठीक है। जब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के जब मेंबर थे उस समय इन्होंने क्या क्या किया, तो इन्होंने मांग करी कि आप साल टैक्स को या तो रिड्यूस करो या तो हटाओ, ठीक। इसके अलावा प्राइमरी एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत काम किया। और चूंकि ये पहले इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रह चुके थे, तो इन्होंने इंडिया की फिस्कल पॉलिसी को चेंज करने को कहा। फिस्कल पॉलिसी मतलब जिसको आप इसमें बजट समझ रहे हो, तो बजट में चेंज करने को कहा और बजट ऐसा बनाओ जो इंडिया के फेवर में हो। ये इनके डिमांड्स थे। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक, इनके बारे में जान लेते हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को। कांग्रेस के प्रेसिडेंट 2 टाइम रहे, 1895 में और 1902 में। इनका ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन एसोसिएशन, आपने इसको पढ़ा है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले चैप्टर में, उसमें पढ़ा है एज अ प्रिकर्सर वाले में। एक तो आपने इंडियन एसोसिएशन पढ़ा है और इसके अलावा दादा भाई नौरोजी का आपने पढ़ा था वहां पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और तभी मैंने कहा था कि इसको आगे भी आप पढ़ोगे तब रिवाइज हो जाएगा। इनके लिटरेरी वर्क कौन कौन से, एक तो इन्होंने द बंगाली का को एडिट किया। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी द नेशन इन द मेकिंग, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिहाज से पूछा जाएगा, द नेशन इन द मेकिंग किसने लिखा। इसके अलावा ये पहले इंडियन थे जिन्होंने आईसीएस एग्जाम में इंडियन सिविल सर्विस क्वालिफाई किया था। भाई याद कर लो और बहुत ज्यादा मोटिवेशन लो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन सिविल सर्विस क्रैक करना बहुत कठिन काम था, मतलब आज के मुकाबले बहुत ज्यादा कठिन। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले इंडियन थे जिन्होंने उसको क्रैक किया था, ठीक। इसके अलावा ये बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल के 4 बार मेंबर रह चुके हैं, ठीक। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले जो रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जो रहे हैं वो रहे हैं सेंट्रल लेवल पे और ये प्रोविंशियल लेवल पे, इसीलिए बंगाल की बात हो रही है। 4 टाइम रह चुके। उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की 1876 में उसका फाउंडेशन रखा, जो अभी आप देख चुके हो। इसके अलावा इन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में उसको भी कन्वीन किया, ठीक। और यही इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आप इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाके मर्ज हो गई थी। इन्होंने आर्म्स एक्ट का अपोज किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अपोज किया और जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपीयर होने की एज कम कर दी गई थी, 19 ईयर कर दी गई थी, उसका इन्होंने अपोज किया। पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स का अपोज किया और पार्टीशन ऑफ बंगाल का अपोज किया, जैसे कि गोखले ने भी किया। इनकी एक फेमस सेइंग थी, एक स्लोगन था, ये आपको याद रखना है, वो अपोजिशन वेयर नेसेसरी, कोऑपरेशन वेयर पॉसिबल। जहां तक हो सके वहां तक आप कोऑपरेट करो, लेकिन जब जरूरत ही हो जाए तब अपोज भी करो। ये इनकी फेमस सेइंग थी। तो बस एक छोटा चैप्टर था और होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अभी अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो जरूर फीडबैक देकर के जाओ और किसी एक को तो शेयर करके ही जाओ। हम नहीं कह रहे हैं कि 3 लोगों में शेयर करो, एक को ही कम से कम शेयर करो, लेकिन करो जरूर, ठीक।
और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इस चैप्टर पे हम MCQ जल्दी ही लेकर के आएंगे, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।